वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 का एनिमल टिश्यू पार्ट्स। सो लेट्स बिगिन। यस, सो एज यू नो, इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ फंक्शन। मगर एक तरीके की सेल का एक ग्रुप होता है ना। वो ग्रुप जो सिमिलर काइंड ऑफ सेल का होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे टिश्यू कहा जाता है। व्हाट वी कॉल इट? टिश्यू। तो सिंगल जो सेल हैं, सेलुलर मतलब जो वन सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआंस है, ये तो ठीक है, एक ही सेल है तो वो अपना काम कर लेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रुप और सिमिलर सेल्स जो होती हैं वो एक तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल एक तरीके का फंक्शन करेंगी, कुछ ग्रुप ऑफ सेल दूसरे तरीके का फंक्शन करेंगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें तो अपने आप उनका काम ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर सेल का काम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वो ग्रुप ऑफ सेल जो एक तरीके का काम करती है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनको टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें 4 तरीके के टिश्यू मेनली पाए जाते हैं। 4 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी इज योर epithelial tissue, second one is connective tissue, then muscular tissue and then neural tissue। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी जो यूनिट है फंक्शनैलिटी की, या प्राइमरी यूनिट जो लाइफ की है, उसको तो सेल कहते हैं। ठीक है, जब सेम टाइप ऑफ सेल इकट्ठी होकर एक तरीके का फंक्शन करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? टिश्यू। और जब कुछ ऑर्गन्स जो उस पर्टिकुलर टिश्यू से बने होंगे या किसी एक नेटवर्क से बने हुए होंगे, एक तरीके का काम कर रहे हैं, उन्हें ऑर्गन, देन कुछ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ फ्लेवर, है ना। जैसे कि आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा बक्कल कैविटी से लेकर जो है लार्ज इंटेस्टाइन तक कितने सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी है, उसके अंदर टंग है, देन लैरिंग्स, फेरिंग्स है, इसोफेगस, स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है और इसके अलग 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 ऑर्गन्स हैं। अब वो ऑर्गन भी किसी स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू के बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन होती है किसी भी एक काम को लेके, उसी को क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, सो टिश्यू क्या रहा? टिश्यू की क्या डेफिनेशन आएगी? टिश्यू की डेफिनेशन आएगी, दीज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, है ना। जो एक जैसा फंक्शन करते हैं उनको टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि किडनी हुआ, स्किन हुआ। तो इस स्किन में, स्किन की जो आउटर लेयर है उसका अपना एक तरीके का टिश्यू होगा, किडनी का अपना एक तरीके का टिश्यू होगा। एंड ऑर्गन क्या है? दीज आर ऑर्गेनाइज इनटू सिस्टम फॉर कलेक्टिव फंक्शन। तो ऑर्गन जब एक पर्टिकुलर सिस्टम में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं किसी एक फंक्शन के लिए, उसे फिर ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की गई है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ रहा है? जिससे हमारा हार्ट आ रहा है, ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें आर्टरी, वेन्स, सब कुछ ही आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स हैं जैसे कि लिवर, पेनक्रियाज, जो डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स रिलीज करती हैं। तो वो सारा का सारा एक पर्टिकुलर सिस्टम में आता है। ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट ऑर्गेनिज्म की हो गई। ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स हैं जो सारे के सारे मिलकर एक तरीके का काम कर रहे हैं। ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू के बने हुए हैं, और वो जो टिश्यू है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बनी हुई है, दैट इज सेल की बनी हुई है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले जो कैटेगरी टिश्यू की है वो है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम अभी सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख रहे हैं, ऊपर की जो लेयर है वो एपिथेलियल होती है। एपिथेलियल टिश्यू को दो में डिवाइड किया, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? एपिथेलियल टिश्यू किसी भी चीज की आउटर लाइनिंग बना रही है ना। लाइनिंग बना रही है तो ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन भी कर रही है, और कहीं कहीं ये सिक्रीशन भी करेगी। वो आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो इट प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग।
ठीक है, फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरमेंट। क्या फेस करती है ये? आउटसाइड के एनवायरमेंट को फेस करती है, या फिर बॉडी फ्लूइड, क्योंकि हर ऑर्गन की भी जो आउटर लेयर होगी वो इसी की बनी हुई होगी। सो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन विद लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इन दीज जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू वाली, दीज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, बहुत पास पास पैक होती हैं, विद लिटिल और बहुत ही कम उसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू को दो में डिवाइड किया गया है, एक तो हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हो गया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड होगा उसमें मल्टी लेयर होंगी, तो जो मल्टी लेयर होंगी वो कहाँ होंगी? हमारी स्किन की। ये जो हमारी स्किन है इसकी जो आउटर सरफेस होती है ये भी एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। और इसका मेनली जो काम होता है वो प्रोटेक्शन करना होता है ना। और जो सिंगल सेल लेयर होती हैं वो जो जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं उनकी आउटर कवरिंग के लिए होती है, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी कैविटी है, डक्ट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम की ट्यूब्स हैं, उनकी जो आउटर लेयर है वो सिंपल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। सिंपल एपिथेलियम को फर्दर उनके शेप के आधार पर, उनके पर्टिकुलर लोकेशन के आधार पर, क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन फंक्शन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्वेस्मस एपिथेलियम, देन क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तीन तरीके का, किस बेसिस पर? उनके डिवीजन ऑफ लेवर के आधार पर। उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा उनका काम डिफरेंट होता है। सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर फंक्शंस। जैसे कि अगर एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम कर रही है, हमारी बॉडी की ही आउटर लेयर है, स्किन में है, तो वो यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, अगर वो लंग्स के आउटर लेयर में है एपिथेलियल टिश्यू, तो यहाँ प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है और गैस एक्सचेंज का भी काम कर रही है। लिवर में व्हाट इज द फंक्शन? लिवर में इट एक्चुअली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन। लिवर में एक इसमें इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्रेशंस में इन्वॉल्व होती है। ऐसे ही किडनी में जब एपिथेलियल लेयर की बात आ रही है, जो आउटर लेयर है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन में, क्योंकि किडनी का क्या काम है? इम्प्योरिटीज को हमारे बॉडी फ्लूइड से सेपरेट आउट करना। हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है, जो टॉक्सिक मटेरियल हो जाता है, उसको सेपरेट आउट करना, इसका काम होता है। तो यहाँ पर जो इसका एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या किस में हेल्प कर रहा है? फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। ऐसे ही इंटेस्टाइन में क्या हेल्प कर रहा है? इंटेस्टाइनल विलाई, आपको याद होगा, जो हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें विलाई लगे हुए होते हैं और उसमें थोड़े से ऊपर की तरफ सीलिया भी होते हैं, है ना, फाइब्रस होती है वो। तो वहां पर ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड एक और दिखा दी, यहाँ पर लंग लिवर दिखाया था, यहाँ दूसरी थायराइड दिखाई है, तो यहाँ पर ये सिक्रीशन का काम कर रही है। तो इसलिए इसकी लोकेशन के आधार पर कि ये किस ग्लैंड या किस ऑर्गन की आउटर सरफेस पर है, वो अपना फंक्शनैलिटी डिसाइड करती है। ठीक है, लेकिन आउटर कवरिंग जो किसी भी चीज की होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की होगी, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये किस तरीके की शेप है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेमस और फ्लैट शेप की होती है, जिसमें सिंगल लाइंस होती हैं। और जो स्ट्रेटिफाइड होती हैं, इसमें मल्टी लेयर होती हैं, ये दो या दो से ज्यादा होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं, है ना। एयर सैक्स जो होते हैं हमारे लंग्स की आउटर कवरिंग, वहां पर भी होती हैं। तो ये फाउंड डिफ्यूजन बाउंड्री, ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री का भी काम करती हैं। कौन सी एपिथेलियम? स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। अब क्यूबोइडल की बात करें, शेप के आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ है, जो हम आपको बता रहे हैं अभी। तो शेप के आधार पर जब दो में डिवाइड हो रहा है, अगर सिंगल लाइन है तो सिंपल क्यूबोइडल, अगर मल्टी लेयर्ड है तो स्ट्रेटिफाइड लेयर। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है? इसका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कहाँ पे जब पाई जाती है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे? ये क्यूबोइडल एपिथेलियम डिफरेंट काइंड ऑफ डक्ट्स, ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं उसके अंदर पाई जाती हैं, एंड नेफ्रॉन एंड किडनी के नेफ्रॉन में पाई जाती हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन इनका? जब डक्ट्स ये ग्लैंड की आउटर कवरिंग में है, ये नेफ्रॉन में है, तो इन दोनों ग्लैंड्स का क्या काम होगा? सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। तो वहां पर ये बहुत यूजफुल होती है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको बताया हुआ है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस है तो एयर सैक्स ऑफ लंग्स
लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, ये इनकी लोकेशन होगी। और ये क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को पास करने के लिए मेनली यूजफुल होंगे, जैसे कि एयर को पास करने के लिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ब्लड वेसल के थ्रू पास करने के लिए, तो फिल्ट्रेशन में, डिफ्यूजन में, सिक्रीशंस और लुब्रिकेशन में, ये सब इनका, सो अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, ये यहाँ पर इनका काम रहेगा एक स्क्वेमस एपिथेलियम का। ठीक है, अब क्यूबॉइडल की बात आ रही है, तो ये कहां पर थी, अभी हमने पढ़ा कि ये डक्ट्स में थी, डिफरेंट डक्ट्स में, जैसे कि लिवर हुआ, किडनी हुआ, तो वहां पर ये आउटर कवरिंग में है। इनका भी यहाँ पर काम क्या है, सिक्रीशन करना एंड एब्सॉर्ब करना। जहां सीलिएटेड है, ये कहां पर होंगी, सीलिएटेड टिश्यू कहां पर होते हैं, आपको पता है कि हमारी ब्रोंकाइटिस में होते हैं। ठीक है, कोई भी पैथोजन या कफिंग या म्यूकस ज्यादा है तो उससे सीलिया के थ्रू बाहर निकालना, या हमारी इंटेस्टाइन की आउटर कवरिंग पर भी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती हैं, है ना। तो सीलिएटेड टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रोंकाई, हाँ, यूट्राइन, ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वहां पे यूट्राइन की लाइन पर भी सीलेटेड टिश्यू होती है। ठीक है, और स्मूथ जो होती है, अच्छा स्मूथ है, ये नॉन सीलेटेड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। मैंने अभी आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, यहाँ पे करेक्ट वन है कि नॉन सीलेटेड होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड ब्लैडर में। ये हमें याद करना पड़ेगा कि कहाँ सीलेटेड है और कहाँ नॉन सीलेटेड है। ठीक है, तो ब्रोंकाई जो है लंग्स की, वहां पर सीलिएटेड है, यूट्राइन वॉल जो है वहां पर सीलिएटेड है, जबकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ब्लैडर में ये नॉन सीलिएटेड है। इसका क्या काम है, एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इट ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस एंड एंजाइम के सिक्रीशन में भी इसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। नेक्स्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम एपिथेलियम। ये तो है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कैसी होती है, ये सीलेटेड टिश्यू लाइनिंग होती है ट्रैकिया की, एंड लेकिन ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, इस जगह पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस के सिक्रीशन में हेल्प होती है, और ये सीलेटेड टिश्यू जो होती है वो म्यूकस को बाहर फेंकने का काम करता है। अब नेक्स्ट आता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो यहाँ पर दिखाया है वो सिंगल लेयर्ड है, न्यूक्लियाई जो है इसके बेस में प्रेजेंट होता है, और ये मेनली स्टमक और इंटेस्टाइनल लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लोकेशन कहाँ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लोकेशन है इसोफेगस, माउथ एंड वजाइना। ये एवर्शन से किसी भी किसी तरीके की बाहर से प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्रेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या काम है, इसका काम है कि ये प्रेजेंट होगी स्वेट ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड में एंड मेमोरी ग्लैंड में। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन, ये भी इन्वॉल्व होती है प्रोटेक्शन में, सो प्रोटेक्टिव टिश्यू में ये प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम मेल यूरिथ्रा में प्रेजेंट होगी एंड कुछ डक्ट्स में प्रेजेंट होगी। अगेन इट इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी इन ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड यूरेटर। ये तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आपको मैंने बताया हर ऑर्गन की आउटर लाइनिंग पर प्रेजेंट है, लेकिन किस ऑर्गन में कौन सी है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूरिनरी ऑर्गन को एक्सपेंड करने और स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। सीलेटेड एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो वही जो अभी आपको बताया था कि इसमें जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स अगर किसी तरह पहुंच जाते हैं या म्यूकस पहुंच जाता है तो उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं, उसको हटाने का काम करते हैं। तो ये ज्यादातर हॉलो ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि ब्रोंकियोल्स है, फेलोपियन ट्यूब्यूल्स हैं, वहां पर सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ग्लैंडुलर कहाँ पर प्रेजेंट होगी, जहां ग्लैंड्स ज्यादा होंगे, जहां पर कुछ ग्लैंड्स होंगे, और ये होंगे कॉल्यूमनर या क्यूबॉइडल शेप के। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि जो इंटेस्टाइन की जब बात हो रही थी तो उसकी अंदर वाली जो लाइनिंग थी, गॉबलेट सेल्स जहां पर थे जो HCl सिक्रीट करते हैं स्टमक में, वहां पर ये प्रेजेंट होती थी। और गॉबलेट सेल, स्टमक की कुछ सेल्स थी जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती थी, कुछ HCl सिक्रीट करती थी, कुछ म्यूकस सिक्रीट करती थी। तो वहां पर जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो गॉबलेट सेल जो एग्जाम्पल आपको बताया, या फिर अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड को हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, वो ग्लैंडुलर सेल का एपिथेलियम का एग्जाम्पल बन सकता है। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम
अपने आप में बता रहा है कि ये मल्टी लेयर्ड होगी, इसका अपना लिमिटेड रोल होगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, वेदर इट इज केमिकल और मैकेनिकल, किसी भी तरीके का स्ट्रेस होगा बॉडी में, उससे प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इसीलिए ये हमारी बॉडी की सबसे आउटर सरफेस, जिसे हम बोलते हैं स्किन, वहां पर प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है, एंड इनर लाइनिंग ऑफ अवर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है कंपाउंड एपिथेलियम। इसका क्या काम है, इसका बहुत ही कम रोल है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत ही लिमिटेड रोल है, लेकिन प्रोटेक्शन में इसका काफी ज्यादा रोल है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो हमारी स्किन किसकी बनी हुई है, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी हुई है। अच्छा, जंक्शंस की बात करेंगे। जंक्शंस इन एनिमल टिश्यू, जंक्शंस तीन तरीके के हैं, एक है टाइट जंक्शन, देन एडहेरिंग जंक्शन एंड देन गैप जंक्शन, ठीक है। अगर टाइट जंक्शन क्या होता है, इट एक्चुअली प्रिवेंट सब्सटेंस टू लीक अक्रॉस द टिश्यू, एक तरीके के टिश्यू से दूसरे तरीके के टिश्यू में किसी भी सब्सटेंस को जाने नहीं देगा, उसे टाइट जंक्शन बोलेंगे, वो बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है, सीमेंटिंग होगी उसकी। दूसरा होगा एडहेरिंग जंक्शन, सीमेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, जो ऐसे जंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि ये दो सेल्स हैं, एक ये नीचे वाली है, एक ऊपर वाली है, यहां से इनको जोड़ने का काम करें, जो सीमेंट की तरह काम करे, दो सेल्स को जोड़ने का काम करे, वो जो जंक्शन होगा उसे एडहेरिंग जंक्शन कहा जाता है। गैप जंक्शन कौन से होते हैं, जहां पर छोटे छोटे गैप्स होते हैं कनेक्ट, जिसमें साइटोप्लाज्म जो है एड ज्वाइनिंग सेल्स के साथ कनेक्टेड रहता है, और जब साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहता है तो किसी होल के थ्रू ही रहेगा, और उस गैप के थ्रू, जंक्शन के थ्रू जितने भी आयंस हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बिग मॉलिक्यूल्स एसेंशियल जितने भी होते हैं, वो एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको गैप जंक्शन बोलते हैं। जब ये क्लोज फॉर्म में रहेगा तो इस तरीके से, ओपन फॉर्म में इस तरीके से, तो ये छोटे छोटे जो होल्स जैसे बन जाएंगे, पोर जैसे बन जाएंगे, उसके थ्रू जो है सब्सटेंस, देखिए यहाँ पर दिखाया है स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयन, यहाँ से इस सेल से दूसरी सेल में और दूसरी सेल से पहली सेल में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइट जंक्शन कौन से हुए, जो वो जंक्शन जो किसी भी सब्सटेंस को अपने टिश्यू की लाइन से दूसरे टिश्यू की लाइन में नहीं आने देंगे। अडहेरिंग जंक्शन जो टिश्यू को एक दूसरे को से चिपका के रखेंगे, सेल्स को टिश्यू की एक टाइप के टिश्यू की डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे को चिपका के रखेंगे, वो अडहेरिंग जंक्शन हो गया। और गैप जंक्शन वो हुआ कि एक तरीके के टिश्यू में सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने में हेल्प जो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने कौन सा डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू में वो डिफरेंट लाइनिंग्स पे पाया जा रहा था, जैसा कि हमने डिस्कस किया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग में पाया जा रहा था, हॉलो ऑर्गन्स की लाइन में पाया जा रहा था। इसको फिर से कैटेगराइज किया, सिंपल इक्वेमस, सिंपल एक्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनर और सीलेटेड कॉल्यूमनर में, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गन है उनकी लाइनिंग में ये पाया जा रहा था, और स्किन सरफेस पर भी पाया जा रहा था एपिथेलियल जो है टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जा रहा था। अब अगला जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर को ही देखते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जा रहा है। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टेंडर जॉइंट्स जो मसल्स के साथ लगे हुए होते हैं, बोन्स के साथ, टेंडर्स में है, बोन जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। डिफरेंट जो फैट है, जो तरह तरह की पैडिंग में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। चलिए, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट अबंडेंटली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल बॉडीज, नेम्ड फॉर देयर रोल इन लाइनिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्या करता है ये, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गन जो है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उसको सपोर्ट देता है और उसकी लाइनिंग के बाहर जमा हो जाता है, तो कुशन का भी काम करता है। तो इट इंक्लूड सॉफ्ट टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। कौन कौन से हुए, कार्टिलेज, अभी पिक्चर हमने देखी थी लास्ट स्लाइड में, बोन में भी था, एडिपोज टिश्यू भी इसका ही एग्जांपल है, ब्लड भी इसी का एग्जांपल है, किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। चलिए, तो सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट्स कोलेजन और इलास्टिन फाइबर फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या सिक्रीट करते हैं ये सिक्रीट करते हैं कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, जिससे स्ट्रेंथ और
फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और ये इट एक्चुअली मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड एज अ मैट्रिक्स बिटवीन सेल एंड फाइबर। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनको एज अ मैट्रिक्स यूज करते हैं डिफरेंट सेल्स को जोड़ने में और सेल्स को फाइबर से जोड़ने में। और कनेक्टिव टिश्यू को तीन तरीके की कैटेगरी में क्लासिफाई भी किया जाता है, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, जिसमें बीच बीच में होल होते हैं ताकि किसी भी तरीके की चीजों के एक्सचेंज में कोई खास दिक्कत ना आए। तो सेल और फाइबर इसके कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड ऑफ अ सब्सटेंस। ये कहाँ पर, ये पिक्चर कहाँ की दिखाई जा रही है, ये पिक्चर आपको दिखाई जा रही है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो पहला जो यहाँ पर कैटेगरी दिखाई वो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू अपने आप में बता रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू और सेल एंड फाइबर आर लूजली अरेंज्ड, है ना। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। क्या क्या है यहाँ पर, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, दूर दूर हैं और पास पास भी हैं, लूजली अरेंज्ड हैं और उनको बोला जा रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स। एरियोलर टिश्यू का क्या काम रहेगा, इट एक्चुअली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करने का काम करते हैं और इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर ब्लड वेसल्स, है ना। ये ब्लड वेसल्स हैं, वो भी आपको, ब्लड भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है ये ब्लड वेसल्स का फ्रेमवर्क बनाते हैं, नर्व सिस्टम का फ्रेमवर्क बनाते हैं एंड इट अलाउ फ्लेक्सिबल मूवमेंट, किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए, फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और एग्जाम्पल है द सबकुटेनियस लेयर, जिसे हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, एरियोलर टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एरियोलर टिश्यू जो है वो है एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट की जो सेल्स होती हैं उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ, जो फैट सेल्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है, एडिपोसाइट्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। और इनका क्या काम है, इनका काम है फैट को स्टोर करना। तो ये जो सेल हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं फॉर फैट स्टोरेज। ये जो सेल दिखाई हुई है यहाँ पर अंदर फैट स्टोरेज होता है, यहाँ न्यूक्लियाई साइड में होता है और ये एडिपोसाइट से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या रहेगा एडिपोज टिश्यू का, टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फैट, एज अ फैट। एनर्जी में जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आ जाता है उसको एनर्जी के लिए स्टोर करने का ये काम करती हैं। और फैट सॉइल्स जो होती हैं वो इंसुलेशन एंड कुशनिंग, हमारे जो बॉडी ऑर्गन के आसपास इंसुलेटिंग वो लेयर लगा देती हैं ताकि बहुत ज्यादा बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े और ऑर्गन्स को एज अ कुशनिंग देंगे तो उस पर ज्यादा कोई जर्क वगैरह आए उसका अफेक्ट ना आए। ठीक है, और क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन। तीसरा काम इसका है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन। जैसे कि एडिपोज टिश्यू इज मेनली फाउंड बीनीथ द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स। तो क्या रहा, पहला काम है एक्सेस न्यूट्रिशन को इकट्ठा करना इन द फॉर्म ऑफ फैट, इंसुलेशन एंड कुशनिंग प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना एंड प्रोटेक्ट करना डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स को। तो ये तीन काम रहे एडिपोज टिश्यू के। ये थे लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होते हैं फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कौन से एग्जांपल आएंगे, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स जो हैं, टेंडर है, बोन्स हैं, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, ये सारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल आएंगे। कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये रोज की तरह पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर के बीच में प्रेजेंट होती है। और इसका भी जो काम होता है कोलेजन फाइबर का, वो हमारी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उससे जुड़ी हुई मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनका मेनली काम होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, टेंडर एंड लिगामेंट दैट आर मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स, अभी तक रेगुलर था, ये है इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर। मोस्टली जो है कोलेजन होते हैं। ये हमारी स्किन और जो
उसके अराउंड ऑर्गन होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फाइबर आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, फाइबर डिफरेंटली यहाँ पर पड़े हुए रहते हैं और इरेगुलर पैटर्न में पड़े हुए होते हैं, इसीलिए उनको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ऑल्दो ये भी सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल एरियाज में, जहां जहां बॉडी के अंदर टेंशन होती है मल्टीपल डायरेक्शन में, वहां पर उसको वहां उस इरेगुलर सिस्टम से ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इन स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? इट कार्टिलेज हैज अ सॉलिड एंड पाइलेबल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। कार्टिलेज क्या होती है? पाइलेबल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होती है, और एक सॉलिड इसका फॉर्म कैसा होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होती है। कार्टिलेज सेल को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, सो कार्टिलेज सेल और कॉन्ड्रोसाइट आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी within the matrix they secrete. ठीक है, इट रजिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन अगर लगता है, जैसे कि हमारी बैकबोन में ये जितनी भी डिस्क हैं, रिब्स की जो बोन्स होती हैं, उसके बीच में कंप्रेशन लगे, उसको रजिस्ट करने का काम करती हैं कार्टिलेज। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी कार्टिलेज? जैसे हमारे ईयर पन्ना पर यहाँ कार्टिलेज होती है, हमारे नोज टिप पर यहाँ कार्टिलेज होती है। तो टिप्स ऑफ नोज, आउटर ईयर जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट बोन, ये जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, एडजेसेंट बोन जो हमारी बैकबोन होती है, उनके भी बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम के उनके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है। दूसरा जो स्पेशलाइज्ड टाइप है वो है बोन्स का। बोन जो होता है, इट इज वेरी हार्ड, नॉन पाइलेबल, ये पाइलेबल नहीं होती, ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर। बोन में क्या क्या है? कैल्शियम है मैक्सिमम एंड कोलेजन फाइबर है। इनकी सेल्स को क्या कहा जाएगा? बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स। कौन सी सेल्स होती हैं? इनको बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स। ये देखिए जो बनी हुई है ऑस्टियोसाइट्स, क्या करती हैं? ये मेंटेन करती हैं बोन टिश्यू को। और ये किसके अंदर पाई जाती है? एक जगह पर पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं लेकुनी। Osteocytes presented a space known as lacunae, provide structural framework of the body। हमारी बॉडी का जो मेन जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाता है? वो बोन्स बनाती है, हमें पता है। एंड इट इंटरेक्ट विद स्केलेटन मसल फॉर द मूवमेंट। अब जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड। ठीक है, ब्लड किस किस से मिलकर बना है? हमें पता है ब्लड बना है प्लाज्मा से मिलकर, आरबीसी से मिलकर, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। ये 4 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, है ना। और ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका? न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, और हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। ये ब्लड का काम होता है। ठीक है, अगला जो टाइप है वो है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ होता है? मसल टिश्यू बने हुए होते हैं सिलिंड्रिकल फाइबर से। लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर होते हैं जो कि पैरेलल वे में अरेंज होते हैं। ठीक है, दीज फाइबर आर मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिन नोन एज मायोफाइब्रिन्स। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट जब छोटे होते हैं इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिलैक्स इन रेस्पॉन्स टू इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। यहाँ के लोग करते हैं ना इस तरीके से, जब करते हैं तो बाइसेप्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जबकि ट्राइसेप्स नीचे वाली रिलैक्स हो जाती हैं। जब इस हाथ को ऐसे कर देते हैं तो बाइसेप्स रिलैक्स हो जाती हैं, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये किसी भी स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। 3 तरीके की मसल हुई। तो स्केलेटन मसल्स कौन सी हैं? जो हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको मैं एग्जांपल दे रही थी बाइसेप्स का। यस, ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ये कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसने भी ऐसे ही हाथ कर रखा है, ये जो पूरा स्केलेटन दिखाया हुआ है। तो ये बाइसेप्स है, नीचे वाली ट्राइसेप्स है। अब अगर हम हाथ सीधा कर दिया, अगर मोड़ा है ऊपर की तरफ, तो ये इस तरीके की हो गई, और जब सीधा कर दिया तो बाइसेप्स रिलैक्स हो गई और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना। तो स्केलेटन मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटन बोन। इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन अ पैरेलल वे। देखिए पैरेलल वे में एक के ऊपर एक अरेंज्ड है ना,
1 2 3 4, तो ये पैरेलल एरे की फॉर्म में अरेंज्ड रहती हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर से बनी हुई होती हैं। स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड अरेंजमेंट ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर के कारण जो है इनका एक के ऊपर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिप की फॉर्म में होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट हमारे कौन कौन से होंगे? जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करेंगे, जब हम चाहेंगे तो चलेंगे, वॉकिंग, लिफ्टिंग, वेट, ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट है, उसमें स्केलेटन मसल इन्वॉल्व होती है, जैसे कि बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल। ठीक है। स्मूथ मसल टिश्यू कौन सा होगा? फ्यूजिफॉर्म और टेपर आउट एट बोथ एंड एंड लेग स्ट्राइशन, इट हेल्ड टुगेदर बाय सेल जंक्शन। इनवॉलेंट्री मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होता है, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय कॉन्शियस थॉट। जैसे कि अभी बोला ना कि वो वॉलेंट्री मूवमेंट पे इन्वॉल्व था, कौन सी? स्केलेटन मसल। लेकिन यहाँ जो स्मूथ मसल सेल है वो स्टमक की आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट है, तो इसका जो ये वाला डाइजेशन के टाइम पे मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है, तो ये आपको मैंने डाइजेशन के टाइम पे भी बताया था, ये स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, ये तुरंत शुरू हो जाती हैं, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जब जरूरत होगी तो रेगुलरली जो है मूव करके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सो इट रेगुलेट प्रोसेस लाइक डाइजेशन एंड ब्लड फ्लो। स्मूथ मसल सेल इन द वॉल ऑफ, हाँ, ब्लड वेसल्स की वॉल में भी ये पाई जाती है। ठीक है। अगली आती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल तो टर्म अपने आप को बता रहा है कि ये हार्ट की आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होगी, ये रही कार्डियक मसल। ठीक है। और जो इसकी खासियत क्या है कि ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्योंकि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज हो जाती है एक दूसरे के साथ। ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन। ये इंटरकैलेटिंग जो डिस्क है वो कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट एक्चुअली हेल्प टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनका भी मूवमेंट कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड हार्ट सेल, उनके कंट्रोल में होता है। इनवॉलेंट्री होती हैं ये, और अपने आप धड़कती हैं, और जब इनकी धड़कन बंद होने लगती है या बंद हो जाती है तो आदमी चला जाता है ना। तो ध्यान देना होता है कि भाई ये वाला इनवॉलेंट्री मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए। अगला है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू किससे मिलकर बने? जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो किनसे मिलकर बने हुए होते हैं? न्यूरल टिश्यू से बने हुए होते हैं। और जो न्यूरोग्लिया है वो भी न्यूरॉन टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। न्यूरोग्लिया क्या 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 काम है? इट एक्चुअली प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना और उसे सपोर्ट करना, ये मेनली काम होता है न्यूरोग्लिया का। और न्यूरॉन क्या करते हैं? इट जनरेट इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल अलोंग देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर मैसेज जो है ब्रेन से सारी बॉडी में पास करने का काम करते हैं। या फिर कोई ऐसा रिफ्लेक्स है जो बॉडी को मिल रहा है, वो वहां से फिर सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। सो अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग ट्रिगर इवेंट अफेक्टिंग एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसकी वो फिर क्या करेगा? अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। तो वो इसी तरीके से उसका जब वो ट्रिगर होता है इंफॉर्मेशन का कास्केड, तो एडजेसेंट न्यूरॉन्स पर भी वो फर्क डालता है ना। इसके बाद आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ होता है? बेसिक टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, है ना। ये तो मैंने शुरू में भी जब स्लाइड शुरू करी है, ये लेक्चर शुरू किया है, आपको पता है। एंड ऑर्गन एसोसिएट करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन एसोसिएट टू क्रिएट अ ऑर्गन सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड ऑर्गेनाइजेशन की हियरार्की क्या होगी? सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जैसे कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट। सेल, एक जैसी सेल मिलकर एक तरीके का टिश्यू बनाएंगी जिनका सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन होगा। एंड बहुत सारे ऑर्गन्स जिनका सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन होगा, वो नहीं, एक तरीके के टिश्यू मिलकर फिर ऑर्गन बनाते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स जिनका एक ही तरीके का काम होता है, वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड बहुत ही अच्छे से ये कोऑर्डिनेट होता है, एफिशिएंटली कोऑर्डिनेटेड ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गन। ठीक है। सो ये था टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के डिफरेंट टाइप, उन किस तरीके का किस में एग्जाम्पल आएगा। ये यहाँ पर टॉपिक आज आपका खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल डिस्कस इट लेटर। तब तक के लिए धन्यवाद।